Hello, good morning everyone. In this video, we are going to discuss one topic of nuclear science. ठीक है, इन टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो न्यूक्लियर साइंस के पीछे बेसिक साइंस समझेंगे कि किस तरीके से एटम की एनर्जी को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर साइंस में, और एक हमारा न्यूक्लियर जैसे एटम्स बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए जाते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी टेक्नोलॉजीज़ देखी जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ के जाने से पहले इसका बेसिक साइंस हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम एटम की एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं और कौन कौन से एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू द न्यूक्लियर साइंस वी हैव टू नो समथिंग अबाउट द एटम। ओके, देन एटम को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि वह एक छोटा सा छोटा पार्टिकल जिसको और तोड़ा ना जा सके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी और ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस एटम्स को एक्सप्लोर करते हैं पहले कि एटम्स का कंपोजिशन क्या है। इस कंपोजिशन में ये जानेंगे कि इसमें एक सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, उस न्यूक्लियस में टू सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, पहला हमारा प्रोटॉन एंड सेकेंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन को आप इस तरीके से समझिए कि प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, मतलब जिसका कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में एक पार्टिकल पाया जाता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, ये हमारा होता है एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस एटम के स्ट्रक्चर में हम कौन सी एनर्जी एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, हम ये एनर्जी एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी मतलब क्या, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग है, ठीक है, जो एटॉमिक बॉन्डिंग है, जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, उस फोर्सेस को हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कैरी आउट कर सकें। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या हो रहा है कि हम किस तरीके से एटम के बीच में जो प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, उनके बॉन्ड को तोड़ा जाए। ठीक है, और उनसे जो एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं, वो हम एनर्जी क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो मेन हमारा प्रिंसिपल यही है कि किस तरीके से हम न्यूक्लियस की पावर को एक्सप्लॉइट करके अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकें। ठीक है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, उसके लिए हमको बहुत सारे और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे। जैसे कि पहली चीज़ आप ये समझिए कि मैं एटम की बात कर रहा हूँ, तो वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर को इस तरीके से समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस किसके अंदर है, एटम के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये हमारा एटॉमिक मास होगा। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होंगे वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वो हमारा एटॉमिक मास होगा। इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो हमारे आइसोटोप हो सकते हैं और आइसोटोन हो सकते हैं, आइसोटोप हो सकते हैं और आइसोटोन हो सकते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप को आप इस तरीके से समझेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करेंगे, वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, इसको आप सिंपली इस तरीके से समझिए कि ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम होंगे, और उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब एटॉमिक मासेस वेरी करेगा, चेंजेस करेगा। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंसेस और ऐसे एलिमेंट्स को हम यूज़ करेंगे जिससे हम एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकें। क्यों यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आगे सेशन में देखेंगे रेडियो एक्टिविटी होता क्या है।
ठीक है। तो इन आइसोटोप्स को हम यूज़ करेंगे अपनी एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। इसका आपको एग्जांपल्स, मैं आपको फाइन एग्जांपल बताता हूँ हाइड्रोजन का, ठीक है। आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखिए। पहला इसका हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो है प्रोटियम, सेकेंड ड्यूटेरियम एंड थर्ड ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम को इस तरीके से समझिए कि इसमें न्यूक्लियस में ओनली एक सिंगल प्रोटॉन है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ड्यूटेरियम हमारा, उसमें प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक है। और ट्राइटियम है, उसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल हमारा जो H2O वाटर होता है वो प्रोटियम के फॉर्म में होता है, उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो प्रोटियम के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए इसको लाइट वाटर भी बोलते हैं, एंड सेकेंडली जो ड्यूटेरियम होता है जहाँ पर एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है, वो हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, उसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा थर्ड ट्राइटियम है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आप समझ रहे हैं किस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंजेस आने से सारे जो भी हमारे आइसोटोप्स हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं चेंजेस को हम हार्वेस्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर एनर्जी में, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रेडियो एक्टिविटी जो शो कर रहे हैं, ठीक है, इस रेडियो एक्टिविटी से हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहता है आइसोटोप्स की। इसमें एक सेकेंड टर्म आता है आइसोवार, ठीक है। आइसोवार आप इसका सिंपली अपोजिट समझिए कि जब एटॉमिक नंबर वेरी करता हो और एटॉमिक मास सेम हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट केस है आइसोटोप का आइसोबार, जिसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, बट इसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर हमारे डिफरेंट होते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, बट नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो समीशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। हम इस केस में जब न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ रहे होते हैं उसमें आइसोबार का कोई यूज़ नहीं करते हैं, बट जब आप आइसोटोप्स पढ़ रहे होते हैं तो उसका एक अपोजिट टर्म आइसोबार भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अपनी न्यूक्लियर साइंस की स्टडी में वेरियस आइसोटोप्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से इन आइसोटोप्स की एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, ओके। न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है, वो हमारा क्या है न्यूक्लियर फोर्स, और इसी को हम यूज़ करेंगे अपनी न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। और उन एनर्जी को यूज़ करेंगे उसकी रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज से। रेडियो एक्टिविटी को आप सिंपली इस तरीके से समझिए कि ऐसे कोई एलिमेंट्स, ठीक है, जो डिके हो रहे हैं ओवर अ टाइम, ठीक है, वो रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं अपनी बॉडी से ओवर अ टाइम, ठीक है। और उन रेडिएशंस को ही हम यूज़ करेंगे अपनी एटॉमिक पावर जनरेशन में, ठीक है। और उसमें एक टर्म आता है हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है। जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको फर्स्टली डिस्कवर्ड किया है हेनरी बेक्वेरेल ने, ठीक है। और उसने एक एनर्जी जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी एसआई यूनिट बताई है हाफ लाइफ, ठीक है। आप इसको एज वर्ड एसआई यूनिट मत समझिए, इसको इस तरीके से समझिए कि इसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी रेडियो एक्टिविटी की वो हाफ लाइफ साइकिल होगी। हाफ लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिके होने में, ठीक है, कितना टाइम लगाता है, सिंपली ये समझिए, ठीक है, डिके होने में कितना टाइम लगाता है, बट वो पूरा डिके नहीं होता। वो क्या होता है, अगर सपोज कीजिए एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो उसकी हाफ लाइफ साइकिल, मतलब पहले इनिशियली वो 100 kg का है और उसको 50 kg का कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसका होगी हाफ लाइफ साइकिल, कि वो सब्सटेंस जितना ओरिजिनली है उससे हाफ में कन्वर्ट होने के लिए कितना ओरिजिनली टाइम लगा रहा है, वो होगा उसकी हाफ लाइफ साइकिल, ठीक है। इसको आप इस तरीके से यूज में लाना कि आप ये समझना, आप इसको इस तरीके से यूज में लाना कि आप ये समझना किसी भी सब्सटेंस जिसका हाफ लाइफ
हाफ लाइफ साइकिल ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, और हाफ लाइफ साइकिल किसी सब्सटेंस की अगर कम है तो उससे आप क्या समझोगे? आप सिंपली इस तरीके से समझोगे कि हाफ लाइफ साइकिल जिस सब्सटेंस की ज़्यादा है मतलब वो रेडियो एक्टिविटी कम शो करता है, और जिसकी कम हाफ लाइफ साइकिल है मतलब वो रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं थ्रू द हाफ लाइफ साइकिल, और जो सब्सटेंस और एलिमेंट की रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसको हम यूज़ करते हैं अपने न्यूक्लियर साइंस में पावर जनरेट करने के लिए। ओके, इस तरीके से हमारा रेडियो एक्टिविटी का प्रिंसिपल हमारे न्यूक्लियर साइंस में यूज में आता है। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट में आगे जाने से पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शंस के वेरियस टाइप्स होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं और उनमें मेनली डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस में ये देखिए कि पहला प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फिजन एंड सेकंड फ्यूजन। ठीक है, फिजन से आप क्या समझते हो कि किस तरीके से हमारा एक पेरेंट एटम है, ठीक है, वो टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है। इसको न्यूक्लियर फिजन को इस तरीके से समझिए कि किस तरीके से जो हमारा पेरेंट एटॉमिक पार्टिकल है वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में हम यूरेनियम और उस जैसे और भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं लाइक प्लूटोनियम और थोरियम। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या है तो आप उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस वो है जहाँ पर एक एटम फ्यूज होता है और टू डिफरेंट एटम्स बनाता है। ठीक है, इस केस में जो एटम्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो एटम्स होते हैं यूरेनियम के, थोरियम के, प्लूटोनियम के। ठीक है, ऑन द सेकेंड हैंड जो फ्यूजन प्रोसेस होती है एज द वर्ड मेंशन फ्यूज हो रहे हैं, मतलब टू एटम्स फ्यूज हो रहे हैं एंड कोलाइड करके एक सिंगल एटम्स बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो क्या होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन। आप समझ पा रहे हैं कि दो प्रोसेस, एक में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और एक तरफ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो रही है। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में न्यूक्लियर के एटम्स हैं वो फ्यूज हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें फ्यूल कौन से यूज होंगे? हमारे यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। ऑन द सेकेंड हैंड हमारे एटम्स फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर हमारा क्या डेवलप हो रहा है? एक सिंगल एटम। ठीक है, और उसमें जो एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे वो किस प्रोसेस में आएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसके फाइन एग्जांपल्स हैं हमारे हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स। ठीक है, जैसा हमने पहले देखा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स वो हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन में और यूरेनियम के आइसोटोप्स यूज़ करेंगे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में। ठीक है, और इनको और डेप्थ में जाने से पहले आप इसके पीछे बेसिक डिफरेंसेस देखिए। बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं कि आपको मैं जैसे एक्सप्लेन किया कि कोई यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं हम कहाँ पर? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में। ठीक है, होता क्या है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन में यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम को न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल से बम्बार्ड किया जाता है। ठीक है, उस पर थ्रो किए जाते हैं न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल्स और उस यूरेनियम को सेकंड उसके आइसोटोप्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि एक फिजाइल सब्सटेंस होता है। फिजाइल सब्सटेंस होता है मतलब वो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और उस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लिएट हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि हमने एक न्यूट्रॉन दिया किसी हमारे यूरेनियम के आइसोटोप्स पे, उससे 3 न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं और प्लस एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्रिएट हो गया है और इस न्यूट्रॉन से फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन चलाई जाती हैं। उससे हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्शन चेन बनती है। आप समझिए कि एक न्यूट्रॉन से हमने 3 न्यूट्रॉन्स बनाए, 3 से 9 बनाएंगे और 9 से 27 बनाएंगे। इस तरीके से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है इस न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में, जिसमें कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं? यूरेनियम के आइसोटोप्स को इस फॉर्म में लाया जाए कि वो फिजाइल मटेरियल बन जाए। और फिजाइल मटेरियल मतलब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के फॉर्म में आ जाए और वो एनर्जी इमिट करे। और बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसी एनर्जी को हार्वेस्ट करना। तो ये हमारा प्रिंसिपल रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑन द सेकेंड हैंड हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या कर रहे थे हम? उसमें क्या किया था हमने कि हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया, ड्यूटेरियम क्या होता है हमारा? हैवी वाटर एंड ट्राइटियम हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में, ठीक है, फ्यूज किया जाता है इन दोनों को और रिजल्टेंटली इसमें न्यूट्रॉन्स पार्टिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है,
और हीलियम सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये न्यूट्रॉन्स पार्टिकल से फर्दर रिएक्शन की जाती है और जो एनर्जी जनरेट होती है उसको रीप किया जाता है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस कभी जनरेट होते हैं कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये मेनली क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो इसमें आप ये समझिए, पहली बार जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियर फिजन है मतलब एटम्स फ्यूज हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। बेसिक डेफिनेशनल डिफरेंस ये है। ऑन द सेकंड हैंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में 2 एटम्स एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, ओके। साथ में आपको ये दिखता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है वो नेचर में नॉर्मली अकर नहीं होती है। इसका मतलब क्या कि इसको हम न्यूक्लियर प्लांट्स में जनरेट करते हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियली जनरेट की जाती है, नेचुरली ये प्रेजेंट नहीं होती है। बट ऑन द सेकेंड हैंड जो हमारे स्टार्स फॉर्मेशन होता है वहाँ पर हमको न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबली दिखता है। जो हमारे सन फॉर्मेशन हुई है वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जो प्रोसेस नेचुरल है वो हमारी ज़्यादा इको फ्रेंडली होगी, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस जो हमको सन में दिख रही है, बाकी नेचुरल सब्सटेंसेस में दिख रही है, वो ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी। इसलिए हमारा मोटिव क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पे ट्रांजिट किया जाए फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बट प्रेजेंटली जो हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो किस पे बेसिस है? न्यूक्लियर फिजन पे। क्यों बेसिस है? बिकॉज न्यूक्लियर फिजन टेक्निक हमारी कंपेरेटिवली सिंपलर है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा वर्ल्ड ये चाहता है कि किस तरीके से हम लेसर क्लीनर टेक्नोलॉजी से हायर क्लीनर टेक्नोलॉजी तक पहुंचा जा सके, ठीक है। प्लस इसका एक और डिसएडवांटेज ये है जो हम आज की डेट में न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं कि वो हमारा कम एनर्जी देता है हमको एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। बट इसमें एक मेजर इशू आ जाता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है उसमें कम एनर्जी देनी भी पड़ती है टू मेक इट पॉसिबल। ऑन द सेकंड हैंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की एनर्जी रीप करने के लिए हमारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, लेकिन हम चाहते हैं किस तरीके से ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है उसको फिजिकली वायबल बनाया जा सके, ठीक है। उसके लिए हम ITR जैसे इनिशिएटिव्स ग्लोबल लेवल पे ले रहे हैं और इंडिया भी उसका इंटेंसिक पार्ट है। हम ये चाहते हैं किस तरीके से ये हाई अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया जाए और हमारे जो फ्यूचर मिशन है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हों, ठीक है। हम एक क्लाइमेट रेजिलेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट रेजिलेंट एनर्जी की बात करते हैं, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एक हमारा माइलस्टोन हो सकता है, ठीक है। तो हमारी प्रोसेस में ये हमारा हमेशा मोटिव रहेगा कि किस तरीके से हम न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से अपने आप को ट्रांसिट करें न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से, जिससे कि हम वर्ल्ड को एक एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन से न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा एक वे फॉरवर्ड है, ओके। ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हमने जाना। उसके बाद हम ये देखेंगे किस तरीके से कौन कौन से फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते करते, ठीक है। हमारा जो प्रेजेंट का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं, मेनली 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। उसमें किस तरीके से हमने न्यूक्लियर फ्यूल को अपने तरीके से मोल्ड किया है, डेवलप किया है, जिससे कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन पे से एनर्जी हार्वेस्ट की जा सके, ठीक है। वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो स्टेजेस हैं उनको कैलकुलेट और उनको जानने से पहले आप ये समझिए कि आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूल वही होंगे जहाँ से हम रेडियो एक्टिविटी ले सकें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फ्यूल्स वही होंगे जहाँ से हमारा रेडियो एक्टिविटी हो और वो उस एनर्जी को हार्वेस्ट किया जा सके, ठीक है। उस एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन में मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम, प्लूटोनियम प्लस थोरियम को यूज़ करेंगे। बट फ्यूजन प्रोसेस में क्या यूज़ करने वाले थे? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप ये याद रखिए, यही हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ करने वाले हैं। बट बिफोर ट्रांसिटिंग टू दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट हमको न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में बेसिक नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज मतलब क्या, ठीक है, आप सिंपली एक टेबल बनाओगे
फिजाइल और फ्यूजाइल सब्सटेंसेस की, उसमें आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे फिजाइल सब्सटेंसेस एंड सेकंड टाइप लिखोगे आप फर्टाइल सब्सटेंसेस, फर्टाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, फिजाइल को आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी ऐसे एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और फर्टाइल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं बट दे आर कैपेबल टू बिकम अ फ्यूजाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें पोटेंशियल है टू बिकम अ फ्यूजाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, फर्टाइल में अब इनके एग्जांपल याद रखना। यूरेनियम 238 हमारा फर्टाइल है, थोरियम 232 हमारा फर्टाइल है। ठीक है, और जो फिजाइल सब्सटेंसेस हैं उसमें आप एग्जांपल रखना यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। ठीक है, ये हमारे फिजाइल सब्सटेंसेस हैं और फर्टाइल में हमारे यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम, फिजाइल में हमारे यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। फर्टाइल में यूरेनियम 238 और यूरेनियम थोरियम 232। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस फर्टाइल फॉर्म में हैं उनको हम फिजाइल सर्कमस्टेंसेस में या फिजाइल सब्सटेंस में बनाया जा सके, बिकॉज हमारी जो एनर्जी है वो मेनली फिजाइल सब्सटेंसेस से आएगी। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि आप इस तरीके से देखिए कि आपको मैंने अभी बताया कि यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, यूरेनियम 238, और आपको मैंने ये क्लासिफिकेशन बताया कि ये हमारे फिजाइल हैं। क्या है? फिजाइल हैं, मतलब ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं और यहाँ से एनर्जी ली जा सकती है। बट यूरेनियम 238 है वो हमारा फर्टाइल है। ठीक है, यहाँ से एनर्जी नहीं ली जा सकती। तो हम क्या करेंगे कि यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 239 कन्वर्ट करेंगे, और आपको पता है यूरेनियम 239 हमारा, प्लूटोनियम 239 हमारा फिजाइल सर्कमस्टेंसेस है, फिजाइल सब्सटेंस है। ठीक है, तो हमारा कोशिश क्या रहेगी, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट किया जाए और जो थोरियम 232 है उसको कन्वर्ट किया जाए यूरेनियम 233 में। आप इनका सीक्वेंस समझ पा रहे हैं? जो एटॉमिक मास है आप ये देखिए 232, 233, 235, 238 एंड 239। हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे फर्टाइल सब्सटेंसेस हैं उनको फिजाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे कि हमारे पास जो थोरियम के रिजर्व्स हैं, थोरियम का जो भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करेंगे और उनको एक फर्टाइल सब्सटेंस बनाएंगे। ऑन द सेकेंड हैंड जो यूरेनियम हमारी नेचर में प्रेजेंट है उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा मेन लॉजिक होता है जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको याद सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं। 230 एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, अगर 33, 34 एंड 38 इसमें अगर एक कम करेंगे तो थोरियम बनेगा और इसमें एक ज़्यादा करेंगे तो प्लूटोनियम बनेगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को रिकॉल करना। अब देखते हैं किस तरीके से हम थोरियम से यूरेनियम कन्वर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से हम यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये कन्वर्जन की जो प्रोसेस है वही हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आती है। ओके, बिफोर ट्रांसिटिंग टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है। ठीक है, यूरेनियम इनरिचमेंट को आप इस तरीके से देखिए कि यूरेनियम का कंपोजिशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि यूरेनियम जब नेचुरल फॉर्म में होता है, यूरेनियम जब नेचुरल फॉर्म में होता है तो उसमें 99.3% क्या होता है, हमारा यूरेनियम 238 होता है, 238 होता है, और बाकी का जो 0.7% बचा वो क्या होता है, यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 238 आपको क्या बताया था मैंने, यूरेनियम 238 आपका फर्टाइल सब्सटेंस है और यूरेनियम 238 यूरेनियम 235 फिजाइल सब्सटेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यूरेनियम 235 का रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे।
समझ रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं हम, कि किस तरीके से हम यूरेनियम 238 जिसका ज़्यादा रेशियो है उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं यूरेनियम 235 के ज़्यादा रेशियो में। आप इस ऐसे समझिए इसको कि अगर आपके पास 10 बॉल हैं, इस तरीके से 10 बॉल हैं, ठीक है, 10 बॉल में से आपके पास 2 बॉल रेड कलर की हैं और 8 बॉल ब्लू कलर की हैं, ठीक है। तो आप क्या कोशिश करोगे यूरेनियम इनरिचमेंट में कि 8 बॉल है उसमें से कुछ बॉल्स को कम किया जाए, 8 बॉल से हम 6 बॉल बनाएं या फिर 4 बॉल बनाएं, ठीक है। बट यहाँ पर जो रेड बॉल हैं उनको उतना ही रखा जाए। तो यहाँ रेड बॉल आप समझिए क्या, यूरेनियम 235 जो कि हमारा बहुत कम कंपोजिशन है उसको हम उतना ही रख रहे हैं। बट ऑन द सेकंड हैंड यूरेनियम 238 उसको आप क्या समझिए, ब्लू बॉल, ठीक है। तो ब्लू बॉल को कम करते जा रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि यहाँ पर हमारे 2 बॉल रेड हैं और यहाँ पर 4 बॉल ब्लू हैं। समझ रहे हैं कैसे चीज़ें चल रही हैं कि आप किस तरीके से 2:8 को 2:4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो यूरेनियम 235 है जो हमारे रेड बॉल है वो कंपेरेटिवली इन अ रेशियो, ठीक है, ज़्यादा हो गई है इन कंपेयर टू ब्लू बॉल। यही सेम प्रोसेस हम यूरेनियम इनरिचमेंट में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेशियो बढ़ाया जाए यूरेनियम 235 का एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम 238। रेशियो क्यों बढ़ा रहे हैं, बिकॉज यूरेनियम 235 हमारा फर्टाइल सब्सटेंस है और जितना ज़्यादा फर्टाइल होगा मतलब वो उतना ही ज़्यादा यूरेनियम 235 हमारा फिजाइल सब्सटेंस है, ठीक है। और जितना ज़्यादा वो फिजाइल होगा मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी उसकी हार्वेस्ट की जा सकती है। ओके, तो ये मेन प्रिंसिपल रहता है हमारा यूरेनियम इनरिचमेंट में। समझ में आया। उसके बाद इसमें 2 क्लासिफिकेशन है। जब हम बोलते हैं यूरेनियम लो इनरिच्ड है या यूरेनियम हाई इनरिच्ड है तो उससे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उससे सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं जब यूरेनियम 235 का यूरेनियम 235 जो फिजाइल सब्सटेंस है उसका कंपोजिशन 20% या उससे लेस हो, उस केस में वो लो इनरिच्ड यूरेनियम की कैटेगरी में आता है। ऑन द सेकेंड हैंड जब यूरेनियम 235 का कंपोजिशन 20% या उससे ज़्यादा होता है तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा हाई इनरिच्ड यूरेनियम के अंदर, ठीक है। तो जब वर्ल्ड बात करता है कि जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे होते हैं तो लो इनरिच्ड यूरेनियम की बात कर रहे होते हैं, और हाई इनरिच्ड होगा तो हाई पावर जनरेट होगी। तो यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजीज, रॉकेट डेवलपमेंट, ठीक है, मिलिट्री पर्पस में यूज़ किया जा सकता है। इसलिए हम हमेशा लो इनरिच्ड यूरेनियम की बात करते हैं, इसको फैलाने की बात करते हैं। बट जब क्वेश्चन आता है हाई इनरिच्ड यूरेनियम का, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उस केस में हम उसको प्रोलिफरेट होने की, रोकने की बात कर रहे होते हैं। एनपीटी जैसे इशूज़ लेकर आते हैं कि इसको प्रोलिफरेट नहीं होने देंगे। ओके, ठीक है। इसी के साथ हमारा यूरेनियम इनरिचमेंट हमने समझा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि यूरेनियम इनरिचमेंट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपनी प्रोसेस में फर्टाइल सब्सटेंसेस को फिजाइल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी प्रोसेस यही रहेगी और हमारा पूरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसी प्रोसेस पे बेसिस रहेगा कि किस तरीके से हम अपने फिजाइल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हार्वेस्ट किया जा सके, ठीक है। उसके लिए आपको मैंने बेसिक क्या समझाया, आपको सिंपली मैंने ये समझाया कि इसके पीछे बेसिक साइंस क्या है, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। जब मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा होता हूँ तो किस जोन की बात कर रहा होता हूँ, उसमें किस तरीके से न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन प्रोसेस होती है, उनके एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कौन से आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, और हमारी एनर्जी को हार्वेस्ट करने में यूज़ में आते हैं। ओके।